नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के 3 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है चौथे नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बताया होगा कि जल्दी ही हम लोग जो है ध्येय आईएएस के भी टेस्ट पेपर शुरू करने वाले हैं। तो संभावना है कि जो है सैटरडे संडे से जो है ध्येय आईएएस के भी टेस्ट पेपर जो है शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सेकेंड फेज के संस्कृति आईएएस के लिए भी बीपीएससी के टेस्ट पेपर शुरू हो जाएंगे। तो उन टेस्ट पेपरों को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट फेज का एक टेस्ट पेपर बाकी है 10वें नंबर का, वो हम लोग जो है आज रात में करवा देंगे, तो वो भी अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं चौथे नंबर का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2023 में 3.2% की जो है समृद्धि दर्ज की, जो वर्ष 2022 की तुलना में थोड़ी अधिक है। दूसरा कथन है कि निवेशकों के कमज़ोर विश्वास के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह में कमी देखी गई। तो क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखा जाए तो 2024 के जो संस्करण है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 का जो संस्करण है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर जो है लगभग कितनी रही, 3.2%, जो वर्ष 2022 की समृद्धि दर से थोड़ी सी कम है, ना कि अधिक। अधिक के लिए कहा गया कथन में, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है जो सकल घरेलू उत्पाद की 1.6% से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का जो है 1.5% हो गया है जो है एफडीआई। तो यहाँ पे जो है कमी देखी गई है। पहले क्या था, 1.6% था, अब हो गया है 1.5%, तो कमी देखी गई, इसलिए केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वर्ष 2023 के वैश्विक व्यापार डेटा रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं दोनों ने वर्ष 2023 में एक वर्ष पहले के अनुमान से अधिक जो है समृद्धि प्राप्त की है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो है आपूर्ति श्रृंखला प्रतिबंधों में ढील के बावजूद वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार धीमा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है कि ये दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प यहाँ पे सही है। तो देखा जाए वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में, तो उभरती बाजार व्यवस्था जो रही है वो जो है 3.9% से 4.3% पहुँच गई 2023 में, और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो 1.3% से 1.6% पहुँच गई। इन दोनों ने जो है एक वर्ष पहले की अपेक्षा जो है अधिक समृद्धि का अनुभव किया है और अधिक समृद्धि प्राप्त की है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो उभरती बाजार अर्थव्यवस्था है उसने जो है कितनी तरक्की की है, पहले उसका जो है समृद्धि कितनी थी 3.9%, अब कितनी हो गई है 4.3%। इसके अलावा उन्नत अर्थव्यवस्थाएं जो हैं या उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, उनकी जो है अर्थव्यवस्था कितनी हो गई, कितने % बढ़ गई है, 1.3% से 1.6% हो गई है। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रतिबंधों में ढील के बावजूद वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार धीमा रहा है। बिल्कुल धीमा रहा है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2% की समृद्धि हुई, जो लगातार तीसरा वर्ष है जब समृद्धि 7% से अधिक रही है। जबकि दूसरा कथन है कि जो है विद्यमान मूल्यों पर जो है समग्र सकल मूल्य वर्धित में उद्योगों की जो हिस्सेदारी है वो कृषि से अधिक थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है,
और दूसरा स्टेटमेंट के बारे में देखा जाए तो वित्त वर्ष 2024 में मौजूदा कीमतों पर जो है कुल जो है जीवीए जिसे बोलते हैं सकल मूल्य वर्धित, इसमें जो है कृषि, उद्योग और सेवा की हिस्सेदारी जो है क्रमशः जो है 17.7% और 27.6% और 54.6% रही है। तो कृषि से जो है अत्यधिक रही है उद्योग की हिस्सेदारी, क्योंकि कृषि की हिस्सेदारी कितनी है 17.7%, उद्योग की हिस्सेदारी 27.6%। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और ये जो 54.6% है ये हिस्सेदारी किसकी है, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कर राजस्व उछाल की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो चौथे में राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कर दरों में परिवर्तन के प्रभावों सहित कर आधार में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो वित्त वर्ष जो है 2024 में सकल जो है कर राजस्व जो था जिसे जीटीआर बोलते हैं में जो है 13.4% की जो है समृद्धि का अनुमान लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर राजस्व में 1.4% की जो है वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में जो है प्रत्यक्ष करों में 15.8% और अप्रत्यक्ष करों में 10.6% की समृद्धि हुई। दूसरा कथन है कि सकल कर राजस्व में जो है 50% से अधिक योगदान अप्रत्यक्ष करों द्वारा किया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पांचवें में देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष करों ने जो है जीटीआर जिसे बोलते हैं, जीटीआर किसे बोलते हैं, सकल कर राजस्व। तो सकल कर राजस्व में जो है 55% की जो है वृद्धि का योगदान देती है, जबकि अप्रत्यक्ष करों ने जो है 45% का योगदान दिया। तो यहाँ पे जो है 55% होता अप्रत्यक्ष करों के लिए और जो है प्रत्यक्ष करों के लिए 45% है। तो यहाँ पे सही होता, तो यहाँ पे 50 है, तो इसलिए ये गलत है। और प्रत्यक्ष करों का बढ़ता हिस्सा जो है कर प्रगतिशीलता में सुधार करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप माना गया है कि ये जो है अच्छा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल पहला सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय परिनियोजन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि जो है हुई है। तो सबसे अधिक जो है वृद्धि जो है रेलवे क्षेत्र में हुई है, कितनी जो है 52.3% की जो है वृद्धि देखी गई है। और इसके पश्चात जो है हमें जो है जो स्टेट को जो है फंड ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें जो है वृद्धि देखी गई है, उसमें वृद्धि है 32.5% की। और इसके बाद जो है तीसरी सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है हमें देखने को कहाँ मिलती है, जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लिखित व्यय आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वित्त वर्ष 2023 से प्रमुख सब्सिडी व्यय में वर्ष दर वर्ष गिरावट आई है। दूसरा कथन है वर्ष 2020 से पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि जो है प्रमुख सब्सिडी पर जो है व्यय में वर्ष दर वर्ष जो है 22.1% की जो है गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण जो है उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में कटौती है, जो वित्त वर्ष 2024 में क्रमशः जो है 24.6% और 22.4% जो है कम हुई।
इसके अलावा जो है दूसरा कथन यहाँ पे भी सही है, क्योंकि जो है वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वर्ष दर वर्ष जो है 28.2% की जो है वृद्धि को प्रदर्शित करता है। और वित्त वर्ष 2020 के स्तर से लगभग यह आंकड़ा जो है 2.8 गुना अधिक है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा साझा किए गए मुद्रास्फीति आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक जो है अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति कम हुई। दूसरा कथन है कि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने वित्त वर्ष जो है 22 से 24 की अवधि में उच्च विकास एवं निम्न मुद्रास्फीति का मार्ग अपनाया। तो यहाँ पे भी सही कथन का ही चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो खुदरा मुद्रास्फीति जो है वित्त वर्ष 2023 में औसतन 6.7% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 5.4% हो गई। तो यहाँ पे कमी दर्ज की गई और यह कमी सरकार और आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाइयों के संयोजन से हुई थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, वर्ष 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के निर्यात आयात आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आयात बढ़ने के कारण चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ा है। दूसरा कथन है वित्त वर्ष 2024 में निर्यात यानी माल और सेवाओं में 0.15% की वृद्धि हुई और कुल आयात में 4.9% की वृद्धि हुई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 9 में देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा? तो वित्त वर्ष 2024 के दौरान जो सीएडी है निर्यात आयात डाटा है सकल घरेलू उत्पाद का 4.7% रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% के घाटे से बेहतर है। यानी पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि वित्त वर्ष जो है 2024 में निर्यात में जो है 4.15% की वृद्धि हुई, जबकि मजबूत घरेलू बाजार के बावजूद कुल आयात में 4.9% की गिरावट देखी गई। तो यहाँ पे जो है दोनों में वृद्धि की बात हुई है, लेकिन इसमें जो है आयात में गिरावट हुई, तो दोनों ही कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा साझा किए गए एफडीआई प्रवाह आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में शुद्ध एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में कम हुआ। दूसरा कथन है वित्त वर्ष 24 में भारत में सकल एफडीआई प्रवाह में 0.6% की वृद्धि हुई। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो 10वें में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, क्योंकि 2023 में जो है एफडीआई प्रवाह जो है 42.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वित्त वर्ष जो है 24 में 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो ये तो घटा ही, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि 2024 में सकल एफडीआई अंतर्वाह में 0.6% की कमी आई, ना कि वृद्धि हुई। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो सही होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत के बाह्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वित्त वर्ष 24 में भारतीय रुपया अपने उभरते बाजार समकक्षों के बीच सबसे जो है अस्थिर मुद्राओं में से एक रहा। दूसरा कथन है मार्च 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के अनुमानित आयात को सुरक्षित करने और कुल बाह्य ऋण के 100% से अधिक होने के लिए पर्याप्त था।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 11 में देखा जाए, पहला कथन यहाँ पे गलत था, क्योंकि वित्त वर्ष 24 में भारतीय रुपया अपने उभरते बाजार समकक्षों के बीच सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस जो है कल्याणकारी योजना में प्रारंभ से ही लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही है। तो 2 अक्टूबर को जो है 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन। इसमें जो है लाभार्थियों की संख्या लगभग 11.7 करोड़ जो है रही है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत जो है 2.6 करोड़ जो है पक्के घर बनाए गए, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है 10.3 करोड़ जो है महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है 6.9 करोड़ जो है लोगों को अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिलाया गया, और जल जीवन मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ लोगों को घरों में जो है नल के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, 11.7 करोड़ जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है। तो ये भागीदारी कितनी है ये आपको बताना है। तो ये है 37%, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 2017-18 में यह हिस्सेदारी 23.3% थी, जो बढ़कर अब हो गई है 2022-23 में 37%। ये वृद्धि जो है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण संभव हो पाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनों की संख्या का अनुपात कितना है। तो ये है जो है 11.28% है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इससे पहले जो है 2013-14 में ये प्रतिशत कितना था, 29.17%, जो घटकर जो है 11.28% हो गया है, यानी 17.89% की कमी देखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का गठन करता है। पहला है एकीकृत भुगतान जो है अंतराफलक, दूसरा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तीसरा है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, और चौथा है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो 15 का राइट आंसर है, चारों ही विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्त वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र में खराब ऋण वृद्धि हुई क्योंकि भारतीय कृषि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा कथन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को समय पर और सुविधाजनक ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 16 में देखा जाए, पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में कृषि सहित संबंधित उद्योगों के लिए ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में रही। कृषि ऋण जो है वित्त वर्ष 2021 में 13.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.7 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो लगभग 1.5 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे पहला कथन गलत था। और दूसरा कथन के बारे में देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, गैर निष्पादित आस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। पहला कथन है, वित्त वर्ष 2024 में कमजोर वित्तीय वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां अनुपात में वृद्धि जारी रही। दूसरा कथन है, ऋण को गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 2 महीने की अवधि के लिए नहीं किया जाता।
तीसरा कथन है कृषि के मामले में यदि लगातार 3 फसल जो है मौसमों के लिए मूलधन और जो है ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तो ऋण को जो है एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 17 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो हाँ पहला कथन जो है गलत हो जाता है। पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। और दूसरा कथन भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सारे कथन गलत है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मई 2024 में इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या रही है? तो पांचवी रही है। हाँ, पांचवी रही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मई 2024 में देश का इक्विटी बाजार पूंजीकरण जो है कितना रहा? 415 लाख करोड़, यानी जो है यूएस डॉलर में 5 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो इसे वैश्विक स्तर पर 5वें स्तर का बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वित्तीय बाजारों के संदर्भ में T+1 निपटान चक्र का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जो है जनवरी 2023 में जो है हम लोगों ने देखा कि भारत ने जो है T+1 सेटलमेंट साइकिल को अपनाया, जिसमें T जो है व्यापार तिथि को दर्शाता है। इसका अर्थ यह होता है कि व्यापार के लिए जो है सेटलमेंट सम व्यवहार के एक कारोबारी दिन या 24 घंटे के भीतर पूरा हो जाना, उसे जो है T+1 कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वित्तीय बाजारों के संदर्भ में सेबी द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? तो 20 का यहाँ पे देखा जाए राइट आंसर है निवेशक शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सरकार ने सेबी के जो है विनियामक दायरे में वित्त वर्ष 2020 में सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने का प्रस्ताव रखा। दूसरा कथन है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत गैर लाभकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन स्टॉक एक्सचेंज प्रणाली के माध्यम से जनता से धन जुटा सकते हैं। तीसरा कथन है यह जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल साधन सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा कथन है यह सुनिश्चित करता है कि धन निधि संग्रहण योग गैर लाभकारी संगठनों द्वारा की जाने वाली जो है विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित हो। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिनका कोई ही मतलब ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो चारों ही कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस नियामक संगठन ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन शुरू किया है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ये शुरू किया है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसे जो है नवंबर 2022 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक और उद्यम को पर्याप्त बीमा कवरेज प्रदान करना और बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष रूप से अर्ध शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण कस्बों और गाँवों में 3 प्रमुख बीमा पहल बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार शुरू किए जाने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि पेंशन जो है पेंशन सब्सक्राइबर आधार में एपीवाई सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी करीब 80% है। और दूसरा कथन है एपीवाई का मतलब है अटल पेंशन योजना, है ना। दूसरा कथन है वित्त वर्ष 2023 में कुल जो है सब्सक्राइबरों में महिला सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी करीब 49% है। तीसरा कथन है 1/3 से कम जो है सब्सक्राइबर 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। चौथा कथन है एपीवाई खातों के ज़्यादातर सब्सक्राइबर 1000 रुपये प्रति महीने की पेंशन राशि के पात्र हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 23 में देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए उम्र, 18 से 40 ना। बाकी सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सरकार ने 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सहायता प्राप्त मूल्य पर जो है भारत आटा पेश किया। दूसरा कथन है, सरकार ने 29 रुपये प्रति किलोग्राम की सहायता प्राप्त मूल्य पर जो है भारत चावल पेश किया। तीसरा कथन है, सरकार ने अत्यधिक सहायता प्राप्त दर पर भारत दाल लॉन्च की। चौथा कथन है, सरकार ने अत्यधिक जो है रियायती दर पर भारत सरसों तेल पेश किया। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं, ये तो यूपीएससी में आप लोगों ने दे रखे हैं, दृष्टि वालों ने उन्हीं को कट कॉपी पेस्ट करके इसमें चिप दिया बीपीएससी के लिए। क्या बताएं, मेहनत ना करनी पड़े लोगों को यार। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है भारत सरकार द्वारा भारत सरसों तेल जैसा कोई ब्रांड लॉन्च नहीं किया गया है। तो यहाँ पे चौथा गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक व्यापार गतिशीलता की जो है प्रवृत्ति का वर्णन करता है। पहला कथन है, वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मामूली कमी आई। दूसरा कथन है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वर्ष 2023 में चालू खाता अधिशेष देखा। तीसरा कथन है, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का वर्ष 2022 के साथ साथ वर्ष 2023 में भी चालू खाता अधिशेष रहा। चौथा कथन है, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बाह्य ऋण में वर्ष 2023 में गिरावट आई। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 25 में देखा जाए, एक तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है पहले जो है 2012 में जो है बाह्य ऋण में जो है बाह्य ऋण जो है वर्ष 2012 में 26.2% से बढ़कर 26.2% था, जो 2023 से बढ़कर 29.8% होगा, यानी बढ़ा है, गिरावट नहीं आई। इसलिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्यात और आयात की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। पहला है, वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात में वृद्धि हुई। दूसरा कथन है, वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल आयात में वृद्धि हुई। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला तो सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 2022-23 में कुल आयात जो है 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2023-24 में 853.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी घटा है, बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के वस्तु निर्यात के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। पहला कथन है, वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में भारत की वस्तु निर्यात और आयात दोनों में गिरावट हुई। दूसरा कथन है, वस्तु निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण भारत के प्रमुख निर्यात साझेदारों विशेषकर यूरोपीय संघ में मंदी थी। तीसरा कथन है, वस्तु निर्यात में गिरावट विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई मौद्रिक सख्ती की नीतियों के कारण हुई थी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के जो है खिलौना व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हाल ही के वर्षों में भारत के खिलौना आयात में चीन की हिस्सेदारी में काफ़ी गिरावट आई है। दूसरा कथन है, भारत से खिलौना आयात की लगभग 2/3 मांग चीन द्वारा पूरी की जाती है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के रक्षा क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के रक्षा क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात हुआ है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में भारत जो है विश्व के शीर्ष जो है 25 आयुध निर्यातक देशों में शामिल है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। 29 में भी पूछा गया है, यहाँ पे जो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे भी दोनों कथन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, उसके माध्यम से आप विस्तार से एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबे हैं, आधे पेज में एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं, और सारे ही यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के डाल रखे हैं, जो यूपीएससी के लिए जो है इन्होंने क्वेश्चन तैयार किए थे, वही जो है इसे पुट कर दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वित्त वर्ष 24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर है, इसका नाम है यूएई। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ निर्यात मूल्य में जो है 12.71% की जो है वृद्धि दर्ज की गई, जहां निर्यात जो है 35.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। और सिंगापुर को किए जाने वाले निर्यात में भी जो है कितना 20.19% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये दूसरे नंबर पे था, मतलब कि सिंगापुर, पहले नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात हो गया। और तीसरे नंबर पर है यूके को निर्यात किया, जो बढ़कर निर्यात बढ़ गया 13.30%, बढ़कर कितना हो गया 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। और इसके बाद जो है चीन के साथ जो है निर्यात बढ़ा है 8.70%, 8.70% बढ़ के 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सेवा निर्यात के मामले में भारत की जो है सेवा निर्यात के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? तो भारत जो है 7वें स्थान पर पहुंच गया है, और इसने जो है 2001 में अपने जो है 24वें स्थान से 7वें स्थान पे पहुंचने पे लगभग जो है कितना समय लिया है? लगभग 25 साल लगा दिए, 24 से 25 साल लगा दिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है भारत जो है दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में विश्व में दूसरे स्थान पे है, और व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाओं के निर्यात में 6ठे स्थान पर, और अन्य जो है व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में 8वें स्थान पर, परिवहन सेवाओं के निर्यात में 10वें स्थान पर, और यात्रा सेवाओं के निर्यात में 14वें स्थान पर है भारत। अगला है क्वेश्चन नंबर 32वां। निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु अगस्त 2019 में इस पहल की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है, इस पहल का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, बाद में इस पहल को एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। यहाँ पे 32 में देखा जाए तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विगत 4 वर्षों में भारत ने निम्नलिखित में से किन जो है देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला है मॉरिशस, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा है जापान। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 33 में देखा जाए तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। मॉरिशस के साथ जो है भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर कब किए? 2021 में, फरवरी 2021 में। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ जो है फरवरी 2022 में। ऑस्ट्रेलिया के साथ अप्रैल 2022 में, है ना, ये समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन अभी जो है जापान के साथ नहीं हुआ है। अभी हाल ही में जो है संभावना है कि यूके के साथ में भी हो, यूके के साथ में भी होने की संभावना है। और अमेरिका भी इसके लिए दबाव डाल रहा है भारत पे। हो सकता है नई सरकार का गठन हो अमेरिका में, तो भारत की उसके साथ में ये डीलिंग हो जाए। तो अभी के लिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। जापान के साथ जो ये जो है मुक्त व्यापार समझौता है, ये हालांकि फरवरी 2011 में हुआ था, 2011 में हो चुका है। थोड़ा सा मतलब इसमें त्रुटि हो गया हमसे, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा था वो विगत 4 वर्षों में पूछा था, है ना। तो विगत 4 वर्षों में बताना है। तो विगत 4 वर्षों में इन्हीं 3 जो है देशों के साथ में हुआ है व्यापार मुक्त समझौते पे हस्ताक्षर। लेकिन जापान में 2011 में ही हो गया था, और अगस्त 2011 से ये इम्प्लीमेंट है ना। तो ये थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, गलती बस ये हो गया हमसे, ठीक है।
आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 34 से। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और 139 देशों के सूचकांक में भारत जो है 38वें स्थान पर है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक जो है इंटरैक्टिव बेंचमार्क टूल है और भारत जो है 38वें स्थान पे है। ये सही है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित देशों को शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में माना जा सकता है, ऐसा पूछा गया है। तो 4 देशों का नाम है, मेक्सिको, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस। तो यहाँ पे जो शीर्ष जो है प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है तो वो है भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, अरब गणराज्य और जो है नाइजीरिया। तो ये कोड बनेगा बी ऑप्शन का। अब ये होता क्या है ये थोड़ा सा समझा देते हैं, नहीं कहेंगे कि भाई जो है बताते नहीं है कि धन प्रेषण होता क्या है। तो विश्व बैंक का एक मतलब कथन है, तो उसके अनुसार हम लोग बताते हैं कि जो है ये धन प्रेषण होता क्या है। तो भारत में जो है सबसे बड़ी जो है प्रवासी आबादी जो है दूसरे देशों में रहती है और ये सबसे बड़ा जो है धन प्रेषण प्राप्त कर्ता के रूप में भारत जो है जाना जाता है, इसी कारण से क्योंकि वो जो है भारत से बाहर रहते हैं और वो अपने जो है परिजनों को बाहर जो है वापस धन को भेजते हैं। जैसे कि जो है यूएई में लोग रहते हैं तो वहाँ के जो है जो रीजनल जो है मतलब कि धन नोट है उनको इंडिया के नोट में कन्वर्ट करके इंडिया भेजते हैं, या फिर मतलब कि जो है डायरेक्टली भी नोट भेजते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब बैंक के थ्रू, शायद वायर उसको बोलते हैं, वायर के थ्रू अमाउंट जो है कन्वर्ट हो जाता है। जिसमें देखा जाए तो वर्ष 2023 में प्रेषण की जो राशि थी 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भेजी गई भारत, और प्रेषण में वृद्धि जो है मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जो भारत के कुशल प्रवासियों के लिए सबसे बड़ा गंतव्य जो है स्थल है, और अन्य जो है ओपेक देश हैं और जो है ऑयल जो है ऑक्युपाइड कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ है, वहाँ से भी जो है धनराशि भेजी गई भारत। तो जिससे जो है भारत में जो है दूसरे कंट्रियों की मुद्रा भी इकट्ठी होती है, जिसको हम जो है मतलब कि जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं किसी वस्तु का तो उनके जो है रुपए में भी हम पेमेंट कर सकते हैं और अपने जो है अपने रुपए के उसमें भी जो है हम लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है चीन के साथ जो है पेट्रोलियम का जो है आयात होता है तो हम लोग जो है रुपए में उनको पेमेंट करते हैं, लेकिन रुपए वो रखे रहते हैं हमारा पेमेंट किया हुआ, और जो भी वस्तु उन्हें चाहिए होता है हमसे तो हमसे वो ले लेते हैं वस्तु उसके बदले में और हमें रुपया वापस लौटा देते हैं उसके बदले में। तो ऐसा आदान प्रदान चलता रहता है। लेकिन धन प्रेषण की जो प्राप्ति वाला इशू है वो ऐसा है कि भारत के जो प्रवासी रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में और वहाँ की मुद्रा जो है भारत भेजते हैं, उसे धन प्रेषण कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बेसिकली 2019 से 21 के डाटा के बिहाफ पे आपको आंसर देने हैं। तो ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में जो है मोटापे की दर जो है काफ़ी अधिक है। दूसरा कथन, भारत में प्रत्येक 4 में से 1 महिला मोटापे से ग्रस्त है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही है कि जो है भारत में जो है देखा जाए तो आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो मोटापे की घटना ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, जिसमें पुरुषों के लिए जो है 29.8% और 19.3% जो है महिलाओं के लिए, और जो है ये ग्रामीण का डाटा है। और शहरी में जो है पुरुष कितने हैं 33.2% और महिलाएं कितनी है शहरों में 19.7%, और जो है महिलाओं के लिए जो है देखा जाए महिलाओं भारत में प्रत्येक 4 में से 1 महिला मोटापे से ग्रस्त है ना। तो महिलाओं के लिए जो है पहले जो है यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 4 हुआ था उसमें जो है कितना था परसेंटेज 20.6 था, और NFHS में जो है 5 में बढ़कर ये डाटा हो गया 24.1
0%। मतलब मोटापा और बढ़ा ही है। जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण हुआ, स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ 5 वाला, इसमें जो है डाटा बढ़ गया है ना। तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत की संचयी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता अप्रैल 2024 तक लगभग जो है 82 गीगावाट तक पहुंच गई। दूसरा कथन है कि स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 50% तक पहुंच गई। इस प्रकार इसका जो है राष्ट्रीय निर्धारित योगदान जो है लक्ष्य पूरा हो गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है? तो ग्लोबल स्टॉकटेक है ये पेरिस जलवायु समझौते के तहत स्थापित एक जो है आवधिक समीक्षा तंत्र है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है और इसकी पहली समीक्षा 2023 के अंत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पूरी की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पहल भारत द्वारा संचालित की जा रही है, ये बताना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, दूसरा है एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, तीसरा है आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन और चौथा है द्वीपीय देशों के लिए सर्व सक्षम अवसंरचना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई। दूसरा कथन है, अपने शुरुआती चरण में यह 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो एक तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है अपने शुरुआती चरण में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगी, जिनमें से आधे से अधिक जिले 6 राज्यों से होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसलिए यहाँ पे केवल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, पोषण भी पढ़ाई भी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख जो है योजना है। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा कथन है, पहली बार कोई सरकारी कार्यक्रम 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। चौथा कथन है, ये योजना देश भर के आंगनबाड़ी में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 41 में देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह पहल जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। इसके अलावा जो है दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है योजना सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा 3 घंटा नहीं 2 घंटा गुणवत्ता वाली जो है प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा तीसरा चौथा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, बजट 2024-25 में उल्लिखित रोजगार प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना के तहत औपचारिक क्षेत्र में पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले लोगों को सरकार से सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये है। दूसरा कथन है, यह योजना कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है जिसका मासिक वेतन 1 लाख रुपए से कम है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो 42 में देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है अधिकतम सीमा इसकी 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये है। और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के राजस्व की जो है प्रवृत्ति का वर्णन करता है। पहला है, योगदान का बड़ा हिस्सा उधार और अन्य देनदारियों से आता है। दूसरा कथन है, सरकार की कर राजस्व में आयकर का योगदान वस्तु एवं सेवा कर से अधिक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो 43 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27% हिस्सा जो है रुपया आता है उधार और देनदारियों से, और सरकार के कर राजस्व में आयकर का योगदान जो है कितना है
19% है। और सेवा कर का कितना है? 18%। तो 18% से 19% ज़्यादा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है। बजट 2024-25 के अनुसार तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की बढ़ी हुई सीमा क्या है? तो इसकी जो है शिशु की सीमा जो है 50,000 रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाएगी, और जो है किशोर के तहत 50 से 5 लाख रुपए, और तरुण के तहत जो है 5 से 10 लाख रुपए तक की जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। लेकिन बजट 2024-25 के में जो है ये डाटा बदल दिया गया, और तरुण के तहत जो है मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है, उनको जो है यह ऋण राशि जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। और यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। केंद्रीय बजट 2024-25 में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% आवंटित किया है। दूसरा कथन है, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का लक्ष्य है, जो वित्त वर्ष 2024 से कम है। और तीसरा कथन है, वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% रहने का लक्ष्य है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 45 में देखा जाए तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है। बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सभी जो है परिसंपत्ति श्रेणियों में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर और जो है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि की गई। दूसरा कथन है, विकल्पों वायदा की बिक्री पर लगाए जाने वाले जो है प्रतिभूति लेन देन कर में वृद्धि की जाएगी। और तीसरा कथन है, सोलर ग्लास के लिए जो है सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो 46 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय को बजट 2024-25 में सबसे अधिक जो है बजट आवंटित किया गया है? तो 47 में देखा जाए तो सबसे अधिक जो है बजट आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को। 6,21,900 जो है 41 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो केंद्र सरकार के कुल बजट का लगभग 13% है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग को कितना मिला है? 5.8%। गृह मंत्रालय को कितना मिला है? गृह मंत्रालय को मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। और जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को मिला है 4.6% को। रेलवे को 5.3%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है। बजट 2024-25 में अपनाई गई सब्सिडी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उर्वरकों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण उर्वरक सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया है। दूसरा कथन है, खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटन पिछले वर्ष के जो है वास्तविक व्यय की तुलना में कम हो गया है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 48 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि उर्वरक सब्सिडी जो है पर व्यय जो है 2024-25 में जो है 1,64,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 में वास्तविक व्यय 25,488 करोड़ रुपए यानी 13.5% की कमी को दर्शाता है, न कि वृद्धि को। यहाँ पे करेक्ट आंसर सिर्फ होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस प्रमुख योजना को बजट जो है 24-25 में सबसे अधिक आवंटन मिला है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मनरेगा को मिला है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कितना मिला है? 86,000
करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है 84,671 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और जल जीवन मिशन को जो है 70,163 करोड़ रुपए, और पीएम किसान निधि को जो है पीएम किसान योजना को 60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। जनजाति कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की है? इस योजना का नाम है जो है प्रधानमंत्री जनसंख्या उन्नत ग्राम अभियान नाम है इसका। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बजट 2024-25 में उल्लेखित केंद्र सरकार के वित्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वित्त वर्ष 25 के लिए प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% रहने का लक्ष्य रखा गया है, ये सही है। अगला है वित्त वर्ष 24 की तुलना में पूंजीगत व्यय में लगभग 17% की वृद्धि होने का अनुमान है, ये भी सही है। वित्त वर्ष 24 की तुलना में राजस्व व्यय में 6.2% बढ़ने का वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। बजट 2024-25 द्वारा घोषित कौशल पैकेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। दूसरा कथन है 1000 औद्योगिक जो है प्रशिक्षण संस्थानों को हब और जो है स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। तीसरा है जो है मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करके 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा समर्थित निधि से गारंटी दी जाएगी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 20 लाख युवाओं को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, ना कि 10 लाख। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है, जिसे खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है भारत जो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग का सदस्य नहीं है। तो 53 का करेक्ट आंसर है पहला वाला, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत भी इसका मेंबर है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे यूनेस्को ने जो है गरबा को जो है गुजरात और पूरे भारत में किए जाने वाला एक अनुष्ठानिक और भक्ति नृत्य बताया है, और 2023 में जो है इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में समाचारों में रहा अराजक पूंजीवाद क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा अराजक पूंजीवाद क्या है? तो 55 में देखा जाए तो अराजक पूंजीवाद जो है एक राजनीतिक दर्शन है जो राज्य के जो है प्रतिस्थापन की वकालत करता है, जिसमें मुक्त बाजार में निजी कंपनियां कानून और व्यवस्था के प्रावधान को अपने हाथ में लेती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे 56 का करेक्ट आंसर है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट है, जो वैश्विक जो है प्रेषण प्रवृत्तियों और विकास पर उनके प्रभाव के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने नवीनतम संस्करण में जो है ब्रीफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत को वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक जो है प्रेषण प्रवाह प्राप्त हुआ है, जो 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी जो अप्रवासी रहते हैं बाहर जो है दूसरे देशों में, उन्होंने इतना जो है रुपया जो है भारत भेजा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन।
और इसका उद्देश्य जो है ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक प्रौद्योगिकी की शक्तियों का उपयोग करके अपनी विकास गतिविधियों की बेहतर योजना बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने जो है औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, जिसे जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर है वी के राव, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सूती वस्त्र मिलें जिन पर मुख्य रूप से जो है विदेशियों का प्रभुत्व था, देश के पश्चिमी भागों में स्थित थीं। दूसरा कथन है भारतीयों के प्रभुत्व वाली जूट मिलें मुख्य रूप से बंगाल में केंद्रित थीं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि सूती मिलें जो मुख्य रूप से भारतीयों के जो है स्वामित्व में थी, वे जो है देश के पश्चिमी क्षेत्रों यानी महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित थी, है ना। तो ये यहाँ पे विदेशियों का नहीं बल्कि भारतीयों का ही स्वामित्व था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो है जूट मिलें जो थी मुख्य रूप से विदेशियों के स्वामित्व में थी और बंगाल में केंद्रित थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? पहला विकास, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता, चौथा है समानता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 60 में देखा जाए तो चारों ही जो है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे है? तो करवे समिति के रूप में किसे जाना जाता है? ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे लघु उद्योग से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का निर्माता माना जा सकता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई जिसे महालनोबिस के विचारों पर जो है संदर्भित थी, और इसे ही जो है भारतीय नियोजन का वास्तुकार माना जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, सेवाओं की आउटसोर्सिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण जो है परिणामों में से एक है। दूसरा कथन है भारत नई आर्थिक नीति 1991 के बाद वैश्विक आउटसोर्सिंग के लिए एक गंतव्य बन गया है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो 63 में देखा जाए, एक तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संगठन व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य समझौते का जो है प्रतिस्थापन है। दूसरा कथन है यह जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तीसरा कथन है कि जो है नागोजी ओकांजो इवेला WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो सही कथन यहाँ पे चुनना है 64 में भी। तो एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है कि विश्व व्यापार संगठन जो है व्यापार एवं शुल्क पर समान समझौते का जो है प्रतिस्थापन है, और इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई। तो यहाँ पे पहला कथन सही है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि WTO जो है यानी WTO विश्व व्यापार संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ इसकी सहयोगी व्यवस्थाएं और प्रथाएं सम्मिलित है। तो दूसरा गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है। और ये जो है अफ्रीकी महिला है जिनको जो है 1 मार्च 2021 को इनके जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और उनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2025 तक है। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में मंदी के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारण जो है जिम्मेदार है? एक तो पहला है विकसित देशों से आयातित सस्ते जो है सामान,
और जो है बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश, ये भी सही है। और तीसरा भी यहाँ पे सही है कि विकसित देशों के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की सीमित पहुंच है। तो तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा निवेश मानव पूंजी निर्माण का स्रोत माना जाता है? शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, नौकरी के प्रशिक्षण में निवेश, प्रवासन में निवेश। तो चारों में माना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को पहचाना? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना ने जो है मानव पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हुए यह हमें जो है विचार दिया कि मानव संसाधन विकास किसी भी विकास या रणनीति में विशेषकर बड़ी आबादी वाले देशों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला है विकासोन्मुखी, दूसरा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तीसरा है जो है न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 68 में देखा जाए तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही है। गरीबी को कम करने में सरकार के ये दृष्टिकोण थे, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया? तो ये जो है 1970 में जो है छठी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको शुरू किया गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। और इसका उद्देश्य जो है पूरक वेतन रोजगार सृजित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाना था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो निम्न से संबंधित है। तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, वृद्धजन के लिए ये योजना है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो यह जो है 2005 में आरंभ किया गया और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। और यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया 2005 में, जब ये कार्यकाल चल रहा था 2002 से 7 का कार्यकाल चल रहा था, तब ये जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। शैक्षिक व्यय का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो इस समय भारत सरकार द्वारा जो है तापस मजुमदार समिति का गठन किया गया 1998 में। और इसने सिफारिश दी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी भारतीय बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाए और 10 वर्षों विशेषकर 1999 से 1998-99 से लगभग 2006 या 7 तक जो है लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता भी होगी। तो तापस मजुमदार समिति यहाँ पे सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। भारत के किस राज्य में महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी निवारण कार्यक्रम कदमश्री क्रियान्वित किया जा रहा है? तो कदमश्री जो है एक समुदाय केंद्रित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और यह केरल की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी शुरुआत जो है 1995 में किया गया और जो है इसके तहत जो है वंचित महिलाओं के लिए एक छोटे बचत बैंक के रूप में शुरू की गई योजना है ताकि बचत की आदत को बढ़ावा दिया जा सके। और इस बचत और ऋण सोसाइटी के पास अब जो है उस समय से 1 करोड़ रुपए की बचत जो है उपलब्ध हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1975 में हुई, जबकि इसकी स्थापना जो है 1982 में हो गई थी। जो है संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत। तो ये पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन है यहाँ पे, दूसरा कथन है यह ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक जो है सर्वोच्च निकाय है। ये सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। जैविक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह कृषि की एक समग्र जो है प्रणाली है जो
पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने एवं बनाए रखने के साथ इसके जो है उन्नयन में सहायक है। दूसरा कथन है इसमें जो है पारंपरिक कृषि की तुलना में कम श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है जैविक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ में रासायनिक कृषि की तुलना में कम पोषण मूल्य होता है। चौथा कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम से जो है आय उत्पन्न करता है क्योंकि जैविक रूप से उगाई गई फसलों की मांग बढ़ रही है। तो गलत कथन यहाँ पे चूज करना है 75 में। तो पहला तो सही है, चौथा भी सही है, लेकिन तीसरा और दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जैविक कृषि में पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। पारंपरिक कृषि की तुलना में कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऐसा कहा गया है जैविक खेती के बारे में, ठीक है। लेकिन जो है जैविक कृषि में पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत के लिए जैविक कृषि एक आकर्षक प्रस्ताव होगा, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है जैविक रूप से उगाए गए भोजन में रासायनिक कृषि की तुलना में जो है अतिरिक्त पोषण मूल्य होता है, जिससे हमें जो है स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं, इसलिए दूसरा तीसरा कथन गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। गलत के लिए पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। पहला है महिलाओं के श्रम को मान्यता नहीं दिया जाना। दूसरा है परिवार के जो है पुरुष सदस्य द्वारा अर्जित उच्च आय। तीसरा है महिलाओं के लिए रोजगार की अनुपलब्धता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 76 में देखा जाए तो पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि शहरी क्षेत्र जो है रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं और साथ ही जो है लोग ऐसे रोजगार की तलाश करते हैं जो उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप हो, इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, ये तब होती है जब किसी कारखाने या भूमि पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे होते हैं। परिणाम यह होता है कि उत्पादकता या श्रम की प्रति इकाई उत्पादन जो है घट जाती है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से बुनियादी ढांचे को आर्थिक अवसंरचना नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है शिक्षा संबंधी अवसंरचना और स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना और आवास संबंधी अवसंरचना को जो है इनको जो है क्या नहीं माना जाता, बुनियादी ढांचे को आर्थिक अवसंरचना नहीं माना जाता, बल्कि जो है आर्थिक अवसंरचना माना जाता है ऊर्जा संबंधी को, बैंकिंग संबंधी अवसंरचना को, परिवहन संबंधी अवसंरचना को और संचार संबंधी अवसंरचना को जो है आर्थिक अवसंरचना माना जाता है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जो है सामाजिक अवसंरचना के भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा के दो स्रोत हैं, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक स्रोत। जो कोयला, पेट्रोल और विद्युत है, ये वाणिज्यिक रूप से क्रय और विक्रय किया जा सकता है, साथ ही ये भारत में खपत होने वाली ऊर्जा का 50% से अधिक हिस्सा है। तो यहाँ पे कोयला का उदाहरण दे रखा है हमें, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गैर वाणिज्यिक स्रोत है लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और गोबर। इसके अलावा जो है प्राकृतिक जो है भी हैं कुछ जो है जो पाए जाते हैं, उनको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है समान वस्तुओं की मांग अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की आय के समानुपाती होती है। दूसरा कथन है निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आय से संबंधित होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 80 का देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समान वस्तुओं की मांग जो है उपभोक्ताओं की आय के समानुपाती होती है। क्योंकि देखा जाए तो अधिकांश वस्तुओं के लिए आय में वृद्धि होने पर भी मांग में वृद्धि होती है और साथ ही आय घटने के साथ घटती है, इन्हें समान वस्तुएं कहा जाएगा। और इसलिए समान वस्तुओं की मांग जो है उपभोक्ता की आय के साथ बढ़ती है। इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि जो है समान वस्तुओं की मांग जो है उपभोक्ता की आय की समानुपाती होती है। तो यहाँ पे
ये जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसलिए पहला गलत है और दूसरा भी गलत ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा लिखी गई? पहला है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, दूसरा है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, तीसरा है द इकोनॉमिक जो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस, चौथा है जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 82 का देखा जाए तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के कार्य है? मुद्रा के कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम बनना और मूल्य की माप, मूल्य का भंडारण और भविष्य में भुगतान करना, ये चारों हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारत का केंद्रीय बैंक है, दूसरा है 1947 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तीसरा कथन है यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, चौथा कथन है यह अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। तो 1935 में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, यह केंद्रीय बैंक है, ये सही है। और 1935 में एक निजी संस्था के रूप में स्थापित हुआ, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, तीसरा चौथा भी यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे पहला तीसरा चौथा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के आर्थिक निर्धारक हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो प्राकृतिक संसाधन भी है, पूंजी निर्माण भी है, मानव संसाधन भी है, प्रौद्योगिकी भी है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चारों विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के बदले दूसरे प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के व्यापार को दर्शाता है। दूसरा कथन है इस प्रणाली में धन की भागीदारी थी। तीसरा कथन है इस प्रणाली की एक समान समस्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 86 में देखा जाए पहला सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह विनिमय प्रणाली बिना किसी धन के प्रयोग के चल रही थी, इसलिए दूसरा कथन गलत है, तीसरा सही है। तो पहला तीसरा सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है? उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। तो चारों सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, किसी बैंक की सृजन क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है CRR पर निर्भर करती है, यहाँ पे जो है नगद आरक्षित अनुपात पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 89, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो इस देश का नाम है नेपाल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, पार्टियों के 28वें सम्मेलन यानी COP28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, तो ये सही है ना? हाँ, दूसरा कथन है COP28 में शुरू की गई घोषणा का उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है। तो यहाँ पे 2050 तक लक्ष्य रखा गया है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 91 का करेक्ट आंसर है केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका जो है एक विषय था स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियाँ और एक जो है पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस इसरो वैज्ञानिक को नवंबर 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है VR ललितांबिका,
इनको जो है सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पर खोला गया है? ये गुरुग्राम में खोला गया है, और गुरुग्राम में खोला गया, हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो 94 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, म्यांमार बन गया है। क्योंकि जो है वर्ष 2021 के तख्ता पलट के बाद जो है आर्थिक और राजनीतिक संकट व सैन्य तथा सशस्त्र समूहों के बीच बढ़ते संघर्ष ने किसानों को जो है अवैध अफीम उत्पादन की ओर जो है धकेल दिया। और म्यांमार जो है एक जो है रिपोर्ट के अनुसार ड्रग्स और अपराध पर जो है संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में पहले पायदान पे पहुंच गया है अफीम के उत्पादन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, स्वरवेद महामंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये विश्व का सबसे बड़ा साधना केंद्र है। दूसरा कथन है भगवान शंकर इस मंदिर के प्रमुख देवता हैं। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करें। तो पहला कथन यहाँ पे सही है, और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में किया गया, और ये 2000 लोगों की एकत्र होने की सुविधा भी प्रदान करता है, और यह एक साधना केंद्र भी है। यहाँ पर किसी देवता की मूर्ति नहीं है, ना ही उनकी पूजा की जाती, इसलिए ये यहाँ पे गलत है। दूसरा पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा देश कालाजार का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह देश है बांग्लादेश। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्ध की प्रजातियों के संरक्षण के लिए वल्चर रेस्टोरेंट शुरू किया है? तो झारखंड ने शुरू किया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण आयोजित किया? तो दिल्ली ने किया 10 से 17 दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ राज्य जो है महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में जो है एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो एम्पलीफाई 2.0 जो है पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जो है लॉन्च किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये जो है किसने किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है, मयूरभंज जिले में शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है? तो ये प्रोजेक्ट प्रयास जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के माध्यम से शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसे प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने बालकों के लिए विश्व का पहला जो है मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, कैमरून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, मडिगा समुदाय जो अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण का पक्षधर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल समुदाय है? तो ये जो है तेलंगाना राज्य का मूल समुदाय है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 50% जो है मडिगा समुदाय के लोग जो है रहते हैं, और ये अनुसूचित जाति के तहत आते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में आयोजित 19वें नैम शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी युगांडा के जो है कंपाला में जो है किया गया,
यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। और इसके अलावा जो है अजरबैजान को जो है, और अजरबैजान के बाद जो है युगांडा को 2027 तक की मेजबानी की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। भारत सरकार ने मुक्त आवाजाही व्यवस्था समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ऐसी व्यवस्था साझा करता है? तो भारत जो है म्यांमार के साथ ये जो है व्यवस्था साझा करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मुक्त आवाजाही व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि इन दो देशों के बीच एक समझौता जिसके तहत सीमा के समीप जो है निवास करने वाली जनजाति को बिना वीजा के पड़ोसी देश में 16 किमी तक जो है प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। और यह प्रक्रिया जो है एक्ट ईस्ट नीति के तहत 2018 से क्रियान्वित है और म्यांमार को ये सुविधा प्राप्त हो रखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। डेजर्ट साइक्लोन नामक पहला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास निम्नलिखित में से किस संस्थान पर आयोजित किया गया? तो यह जो है राजस्थान में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ओपेक से अलग हुआ है? तो यह जो है ओपेक से अलग हुआ है, इस देश का नाम है अंगोला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह एक अफ्रीकी देश है और हाँ अफ्रीकी देश है। और जो ओपेक है इसकी स्थापना जो है ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था 1960 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। बिहार की नवीन पर्यटन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों के समीप बुनियादी ढांचे का विकास करना है तथा इसमें हितधारकों के लिए प्रावधान भी निहित है। दूसरा कथन है बिहार सरकार 5 वर्षों के लिए नई पर्यटन इकाइयों को विद्युत शुल्क की 50% जो है प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। तीसरा कथन है इस नीति में भूमि रूपांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क और जो है पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति शामिल है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो 110 में देखा जाए पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% नहीं 100% जो है प्रतिपूर्ति यहाँ पे शामिल है 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्नलिखित में से किसे उनके जो है मैथिली निबंध संस्करण बोध संकेतन के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन बासुकीनाथ झा को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है? तो इनका नाम है रेशमा प्रसाद। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया? तो जिनको चुना गया उनके लिए देख रहे थे। पद्मश्री के लिए शांति देवी को चुना गया, शिवन पासवान को चुना गया। इन दोनों को जो है गोदना पेंटर के लिए चुना गया है। अशोक कुमार विश्वास को जो है टिकुली कला के लिए चुना गया है। और जो है सुरेंद्र किशोर को जो है साहित्य के लिए चुना गया है। और जो है राम कुमार मलिक को जो है कला के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे तीसरा और छठा डी ऑप्शन नहीं चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा जनता पार्टी के साथ शुरू की। दूसरा कथन है वह लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। तीसरा कथन है वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी नेता थे। चौथा कथन है मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भूमि सुधारों और वंचितों को जो है सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों के जो है कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 114 में देखा जाए तो पहला दूसरा सही है, नहीं पहला जो है पहला गलत है, दूसरा गलत है। हाँ पहला दूसरा गलत है। अभी उनको हाल ही में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उनकी राजनीतिक यात्रा जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुई थी और बाद में वर्ष 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान जो है स्वयं को जनता पार्टी के साथ जोड़ लिया। उसके उपरांत वह जनता दल में शामिल हुए थे।
उन्हें जननायक कहा जाता था, लोकनायक नहीं कहा जाता था। लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता था, इसलिए दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, पहला भी गलत है। और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, हाँ चौथा भी सही है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि गलत के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, बिहार पुलिस द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इस मिशन का नाम है मिशन जन सेवा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसके तहत जो है डायल 112 पुलिस सेवा 20 मिनट के भीतर उपलब्ध होगी और सार्वजनिक वार्ता के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया की सुविधा भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो यह जो है पटना में आयोजित की गई, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, बिहार सरकार के निम्नलिखित अभियानों में से किसको हाल ही में COP28 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे सही जवाब है जल जीवन हरियाली अभियान को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य उन जो है 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिनका मासिक आय 10,000 से कम है। बिहार सरकार जो है स्वरोजगार के अवसर जो है उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 118 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे 6,000 रुपये होना चाहिए राशि, है ना। और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, बिहार पर आधारित निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो 119 का करेक्ट आंसर है, गया के पास जो है पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वीवर्स ऑफ होप। इसको जो है यूनेस्को द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक हैं जो है सिंजन चटर्जी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है केंद्रीय नियोजन और संसाधनों का नियंत्रण जो है इसका सर्वोत्तम वर्णन करती है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक जो है आर्थिक विकास का निर्धारण माना जाता है? तो यहाँ पे 121 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मानव पूंजी में निवेश, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन से अक्सर जन समाचारों में रहने वाले पद $डॉलरीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है जो है ए ऑप्शन। इसका तात्पर्य होता है $डॉलरीकरण का कि जो है घरेलू अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम किया जाना $डॉलरीकरण कहलाता है। जैसे ही जो है अभी हाल ही में जो है कुछ देशों ने मिलकर अपना जो है एक जो है गुट बनाया है जिसके चलते हुए प्रयास कर रहे हैं कि जो डॉलर है उसको कमज़ोर किया जाए जिससे अमेरिका के जो है प्रभाव को कम किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग जारी की जाती है किसके द्वारा? तो 123 का राइट आंसर है, ये जारी की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पायदान पे है और वियतनाम ने जबकि अपनी जो है रैंकिंग में सुधार किया है। और यहाँ पे भारत जो है 52वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता है जो पूंजीगत वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुओं से अलग करती है? तो इसका नाम है पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, भारत ने किस देश के साथ जो है संयुक्त रूप से एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 125 का राइट आंसर है, भारत ने जो है मॉरिशस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये 20 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है जिसमें जो है किसी अन्य पक्ष से कोई अतिरिक्त वित्तीय योगदान
नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज निम्नलिखित में से किसको उचित रूप से संदर्भित करती है? तो यह जो है किसी विशिष्ट बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या तथा उस बीमारी के कारण असमर्थता की स्थिति में बिताए गए वर्ष को जो है प्रदर्शित करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है, आवश्यकताओं का उदय या दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किसको उचित रूप से संदर्भित करता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है कि यह वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु विनिमय में दो पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को एक साथ बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। और दूसरा कथन है कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभ का उपयोग करते हैं। तो 128 में करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी मानव पूंजी का हिस्सा माना जाएगा? तो मानव संसाधन है, ज्ञान और कौशल और क्षमताओं को जो है मानव पूंजी का हिस्सा माना जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, द सेमिनल ओवर कॉमन जो है फ्यूचर संबंधित है। तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये संबंधित है सतत विकास से संबंधित है। यहाँ पे माफ़ कीजिए, इसको सही कर लीजिएगा, सतत विकास से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सामाजिक बुनियादी ढांचा उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। दूसरा कथन है कि भौतिक अवसंरचना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 131 में दोनों ही कथन सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दशकों से नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी से पीड़ित है तथा हाल ही में अपने अत्यंत भीषण भूकंप के कारण जन समाचारों में रहा है? तो 132 का राइट आंसर है, यह है तुर्की और सीरिया, जहां पे अभी 7.7 तीव्रता वाला भूकंप देखा गया 6 फरवरी 2023 को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सीरिया। और भारत ने जो है इसके लिए एक अभियान भी चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, और जिसके तहत जो है चिकित्सा आपूर्ति के लिए एक परिवहन विमान भी भेजा गया था सीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, और यह जो है कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है ये बेरोजगारी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संदर्भ जो है अवसर लागत की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो है 134 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, चुनाव करते समय वांछनीय विकल्प की मात्रा के मूल्य को छोड़ दिया जाता है, उसे औसत लागत कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135 है, रिकॉर्डों समतुल्यता अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसके अनुसार जो है उपभोक्ता उच्च कोटि के घाट के दौरान अधिक बचत करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, मुद्रा के संचलन वेग की अवधारणा जो है प्रतिनिधित्व करती है किसका? तो ये प्रतिनिधित्व करती है जो है वह दर है जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए जो है स्थिरीकरण का प्रयोग करेगा? तो यहाँ पे 137 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन,
जब भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रवाह होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138 है, चीन और भारत के तुलनात्मक विकास अनुभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चीन ने कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं की ओर क्रमिक परिवर्तन के पारंपरिक विकास प्रारूप का पालन किया है। दूसरा कथन है, चीन ने अपनी पहल पर जो है संरचनात्मक सुधार किए, जबकि उन्हें भारत में लागू नहीं किया गया। तीसरा कथन है, चीन के औद्योगिक क्षेत्र में उच्च विकास दर को बनाए रखा, जबकि भारत में ऐसा नहीं किया गया। तो 138 में देखा जाए तो सभी विकल्प सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत में निर्धनता आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय जो है प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करके समय समय पर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। दूसरा कथन है, तेंदुलकर समिति के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये निर्धारित की गई है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो 139 में देखा जाए पहला कथन भी सही है, दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, वर्तमान परिदृश्य में भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 140 में देखा जाए तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है भारत जो है विगत 30 वर्षों में खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है ना। और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है कि जो है बफर स्टॉक है भारत के पास, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बाह्य ऋण की अधिकता, दूसरा है अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, तीसरा है संवहनी मुद्रास्फीति दबाव। तो उपयुक्त में से कितने कारकों ने वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों में योगदान दिया? तो सभी ने दिया, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, मत्स्य पालन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। दूसरा कथन है सागर परिक्रमा कार्यक्रम जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सतत संतुलन एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तरदायी जो है मत्स्यन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 142 का करेक्ट आंसर है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, तटीय जल कृषि प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक जो है सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के साथ साथ अंतर्देशीय जलीय कृषि में समुद्री खाद्य पदार्थ की बढ़ोतरी से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित और प्रबंधित करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 143 का करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका जो निकाय है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, और इसका उद्देश्य भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है तटीय जल कृषि में शामिल प्रक्रियाओं की देखरेख और विनिमय के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण नामक एक विशेष संगठन की स्थापना करना है। तो दोनों कथन गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एफटीपी के तहत वर्ष 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $10 ट्रिलियन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई। दूसरा कथन है एफटीपी के निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किए गए। तीसरा कथन है निर्यात दायित्व में चूक के एक मुश्त निपटान के लिए एक माफ़ी योजना लागू की गई। चौथा कथन है विशेष जो है ओस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपए की प्राप्ति के लिए एफटीपी लाभ को बढ़ाया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रिलियन होना चाहिए, है ना, और 2030 तो ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, वाइब्रेंट जो है विलेजेस प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा पर चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। दूसरा कथन है यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ 145 में भी देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह गृह मंत्रालय की योजना है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, पोम्पे रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है यह एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है जिसके कारण जो है कोशिकाओं में जो है ग्लाइकोजन का संचयन होता है। दूसरा कथन है वर्तमान में इस रोग के रोकथाम हेतु कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे भी सही कथन का चुनाव करना है। तो 146 में देखा जाए तो पहला कथन तो सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसका एकमात्र उपचार जो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिसमें रोगी के शरीर में प्रोटीन की कमी की पूर्ति के लिए जो है अंतःशरीरीय विधि से औद्योगिक रूप से उत्पादित जो है RHGAA प्रदान की जाती है, यानी पुनः संयोजक मानव जो है GAA जो है प्रदान किया जाता है। यही एक इसका उपचार है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, एगमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सभी कृषि उपजों के लिए एगमार्क का प्रमाणन चिन्ह अनिवार्य है। दूसरा कथन है एगमार्क जो है प्रमाणन तैयार करते समय जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के मौजूदा मानकों पर विचार किया जाता है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि एगमार्क प्रमाणन योजना जो है अनिवार्य रूप से जो देखा जाए तो स्वैच्छिक है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011 ने जो है कुछ उत्पादों जैसे मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल फैट स्प्रेड के लिए एगमार्क के तहत अनिवार्य प्रमाणन निर्धारित किया है, लेकिन और चीज़ों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। और दूसरा कथन तो सही है ही, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक जो है लघु ऋण कार्यक्रम पर आधारित है। दूसरा कथन है यदि किसी सदस्य को ऋण की आवश्यकता हो तो जो है संपार्श्विक ऋण की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनाव करना है। तो 148 में देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है यहाँ पे क्योंकि जो है समूह द्वारा बाजार संचालित दरों पर तय की गई शर्तों के साथ जो है संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसलिए दूसरा यहाँ पे गलत है, पहला ही यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, विशेष रसायन जैविक सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 149 में जो करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों ही विकल्प यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, ग्रामीण विकास के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार लाना है। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। तीसरा कथन है यह आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण से शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करता है। चौथा कथन है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से विकल्प यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखा जाए पहला सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, पहला दूसरा चौथा यहाँ पे सही हो जाता है। तीसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो है अत्यधिक ग्रामीण से शहर प्रवास शहरी संसाधनों पर दबाव डालता है और शहरों से भीड़भाड़ और बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है शहरी केंद्रों में प्रवास की आवश्यकता को कम करने हेतु जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला दूसरा चौथा सही है। इसी के साथ ही दृष्टि IAS का 70वीं BPSC पेटी के लिए चौथे नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।